हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आज हम फिर से लेके आए हैं जामिया टॉक का एक और अमेजिंग एपिसोड। ये स्क्रीन पे जो आप इस समय देख रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक मॉडल्स जो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये प्लास्टिक के नहीं बने हैं, ये रबर के नहीं बने हैं, ये फैक्ट्री मेड नहीं है। ये सारे मॉडल एक व्यक्ति ने अपने हाथों से बनाए हैं और ये सारे मॉडल्स पेपर के बने हैं। तो आइए मिलते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने ये सारे मॉडल्स अपने हाथों से बनाए हैं। आइए मिलते हैं पेपर मॉडल गुरु से। आत्मजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आपके चश्मे पे ये छोटा सा मैं कुछ प्लेन टाइप का देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज है? ओके राघव जी, दिस इज माय सिग्नेचर आइडेंटिटी। मैं 3 साल पहले मुझे एक आइडिया आया था कि हर एक आर्टिस्ट की एक आइडेंटिटी होती है एंड उसके दिखावे से आर्टिस्ट को पहचाना जाता है। कई लोग अपने बाल बड़े कर लेते हैं, कई लोग एक ही तरह के शर्ट पहनते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग एक ही शर्ट पहनता है तो उसको क्राउड में पहचाना जा सकता है। ऐसे कई आर्टिस्ट होते हैं जिनकी एक आइडेंटिटी होती है, फिजिकल आइडेंटिटी, उनसे उनको पहचान लेते हैं लोग। सो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं भी अपनी एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी बनाता हूँ जिससे मुझे लोग पहचानेंगे। तो मैंने 3 साल पहले ये आइडिया सोचा था कि आई विल पुट स्मॉल पेपर प्लेन ऑन माई ग्लासेस। सो ये जो एरोप्लेन देख रहे हो, ये रफेल एरोप्लेन है जो रिसेंटली इंडिया में लैंड किया है। सो जिस दिन वो लैंड किया था उस दिन मैंने मिग 21 से रफेल में कन्वर्ट कर लिया था। सो लोग मुझे इससे पहचानते हैं। सो जैसे आपने मुझे ये सवाल पूछा, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे पूछें कि ये क्यों पहना है, ताकि मुझे एक मौका मिले अपनी स्टोरी बताने का। सो दैट्स द होल पर्पस। So Atamjeet ji is the guy with a paper plane on his glasses. ये है आत्मजीत जी की पहचान। यस सर, पहचान आपने बताया कि 3 साल पहले आपको आइडिया आया और आपने इसको करा। मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। ये जो क्रिएटिविटी रही है, क्या ये बचपन से थी आपके अंदर? तो थोड़ा सा बचपन के बारे में बताना चाहेंगे? श्योर। देखिए राघव जी, शुरू से ही ना, बचपन से ही मैं एक बहुत ही क्यूरियस किड था। मतलब मुझे सवाल पूछने में बहुत मजा आता था कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों नहीं है। जैसे, और मुझे ना मशीनों में शुरू से बहुत शौक था, एरोप्लेन्स में बहुत शौक था। मैं मतलब कभी भी कोई एरोप्लेन लो पास्ट करता था, अमृतसर, मैं अमृतसर से हूँ तो मेरे घर के पीछे ही एयरपोर्ट है, तो जब भी कोई एरोप्लेन काफी लो निकलता था तो मैं सब कुछ छोड़ के बाहर भागता था एरोप्लेन को देखने के लिए रोज। मतलब ये आज भी होता है, मैं 35 साल का हो गया हूँ, मैं आज भी यही करता हूँ। मैं एरोप्लेन को देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। एंड सिमिलरली विद अदर मशीन्स ऑल्सो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है, कोई कॉम्प्लेक्स क्रेन निकल रही है, या किसी जगह पे सड़क बन रही है, जो वहाँ पे जो पेवर्स और रोड रोलर्स होते हैं, मैं अपना सारा सारा दिन बिताता था उनको ऑब्जर्व करने में। तो शुरू से ही ना मुझे मशीन्स में बहुत शौक था। एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन के जो जेसीबी है या फिर जो भी क्रेन है, उसके टायर्स ट्रक जैसे क्यों नहीं है, उसमें चेन क्यों लगी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे होते मैं पूछता रहता था रैंडम लोगों से, अपने पेरेंट्स से। तो शुरू से ही ना एक आदत थी चीजों को ऑब्जर्व करने की। एंड मशीनों में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। एंड बचपन मेरा पूरा ही मशीनों में गुजरा है, देखते हुए उनको, एरोप्लेन्स की स्टडी करने में गुजरा है। एंड मतलब मैंने अपना बचपन इन्हीं चीजों में बिताया है। सर, जैसा आपने बताया, आप बहुत इंक्विजिटिव थे। नॉर्मली जब पेरेंट्स के पास या रिलेटिव्स के पास या किसी के पास आंसर नहीं होते हैं तो बच्चों को शांत करा देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था, या फिर जो आपके साथ के लोग थे वो ट्राई करते थे कि नहीं, हमें से एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दें? देखिए, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि कुछ तो इंकरेजमेंट रही होगी, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मतलब आई एम वेरी श्योर कि मुझे मिले होंगे वैसे आंसर्स भी कि यू नो व्हाई यू आस्किंग दिस एंड दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन एंड ऑल। बट आई थिंक द आंसर्स व्हिच आई वुड हैव गॉटन, जो जिन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, वो मात्रा में ज्यादा होंगे, इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। सो हर तरह के लोग होते हैं। सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफी साथ दिया है। कभी भी मेरी क्यूरियोसिटी को फिनिश करने का उन्होंने कभी भी ट्राई नहीं करा। सो दे ऑलवेज मेड मी बिकम मोर एंड मोर क्यूरियस अबाउट थिंग्स। सो दे लेट मी स्प्रेड माय विंग्स। जी। एंड ये जो विंग स्प्रेड की आपने बात करी कि दे लेट यू स्प्रेड योर विंग्स,
कॉलेज लाइफ में इंजीनियरिंग करते समय आपको एक यूरेका मोमेंट हुआ और आपको लगा नहीं यार मेरा जो जन्म है वो पेपर मॉडलिंग के लिए बना है, वो क्या था उस समय? क्या आपको ऐसा दिखा कि आपको लगा नहीं मुझे ये करना चाहिए? ओके जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से ही मुझे एरोप्लेन्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसी की वजह से मैं चश्मे पे एरोप्लेन पहनता हूँ, बिकॉज मेरी स्टोरी ही एरोप्लेन से शुरू हुई थी। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो जब मैं 10th +2 में था ना, तो मेरे को 10th में पता लगा कि मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे 10th में समझ आई कि मेरी ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग है, मेरी बाकी क्लास से ज्योमेट्री मुझे जल्दी समझ आ रही थी। मैं अपना होमवर्क और ऐसे क्वेश्चन जो भी पढ़ाए नहीं गए थे मैं उनको पहले सॉल्व करने लग गया था, तो मुझे मजा आने लग गया था उस चीज में। तो वो पहला मोमेंट था जब मुझे समझ आई कि हाँ, ज्योमेट्री इज माई स्ट्रॉन्ग एरिया। जब मैं इंजीनियरिंग में गया तब हर एक इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहाँ पे आपको एक ड्राफ्टर दिया जाता है, जहाँ पे आप एक 3D ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल प्लान्स में कन्वर्ट करते हो, जैसे उसका टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब बनाते हो। तो जब मेरे को ये ड्राफ्टर मिला और मैंने जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की पहली 2-3 क्लासेस लगाई, तो मुझे समझ आ गया कि टाइम आ गया है मुझे ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्लब करने का एंड कुछ बनाने का हाथों से। बचपन से मैं कुछ ना कुछ बनाता आ रहा हूँ, बट ये जो मॉडल्स आपने अभी दिखाए थे अपने ऑडियंस को, ये मॉडल्स मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग के उस इंसिडेंट के बाद शुरू हुए, जब मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाता हूँ, एरोप्लेन्स की एक बुक ढूंढता हूँ, एंड ऑल आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इज अ बुक with front, top and side view of the aeroplane, so that मैं उनको स्कैन करके एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर पाऊँ, जो मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग ने सिखाया था। तो वही हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में गया, मुझे एक बुक मिली बहुत पुरानी, धूल मिट्टी से भरी हुई, किसी ने पढ़ी, मतलब जैसे किसी ने पढ़ी हो, 20 साल से किसी ने हाथ ना लगाया। स्पाइडर वेब्स थे उस बुक पे। यूनिवर्सिटी के बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हमारी अमृतसर में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। तो उसके एक टॉप शेल्फ पे पड़ी थी, बहुत मुश्किल से मुझे 2-2.5 घंटे लगे ढूंढने में। एक ही बुक थी एरोप्लेन्स पे। फिर मुझे वो बुक मिली, मैंने रैंडमली एक पेज खोला, तो उसमें वर्ल्ड वॉर 2 का एक एरोप्लेन है, F4F ग्रममैन वाइल्ड कैट। उसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू ना प्लान्स बने हुए थे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एंड इट वाज अ यूरेका मोमेंट कि यार आतम इसका मॉडल बनाते हैं। एंड टिल दैट मोमेंट आई डिडंट थिंक कि मैं क्या मटेरियल यूज करने वाला हूँ। इट वाज अ वेरी वेरी सडन डिसीजन के पेपर यूज करते हैं, बिकॉज इजीली अवेलेबल मटेरियल है, कहीं मुझे कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जाके आइवरी शीट ले आओ और शुरू करो। तो मैंने वही करा, मैंने बाजार में जाके आइवरी शीट ली, उसको 3D को 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में अपने फॉर्मूला से कन्वर्ट किया, पेपर को काटा, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए, फ्यूसेलाज अलग बनाया, विंग्स अलग बनाए, रडर अलग बनाए, एंड प्रोपेलर अलग बनाया, इंजन अलग बनाया। फिर एक दिन आया मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते की मेहनत के बाद, जब मुझे सारे पार्ट्स को जोड़ना था और वो एक ही जगह पे जुड़ गए। उस चीज को मैं एक इंजीनियर्ड एक्सीडेंट बोलता हूँ आज भी। इट वाज एन इंजीनियर्ड एक्सीडेंट एंड दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ माय लाइफ, वेयर आई रियलाइज कि यार ये प्लेन बहुत शानदार बन गया है। एंड नाउ आई मीन आई फाउंड माय पैशन, दैट वाज द मोमेंट दैट आई फाउंड माय पैशन। एंड मुझे पता था कि मैं इसी चीज के लिए पैदा हूँ, मैं यही करने वाला हूँ सारी जिंदगी। एंड आज हम बात कर रहे हैं 17 साल की जर्नी के बाद, मैं आज भी मॉडल्स बना रहा हूँ, एंड आई वाज राइट आई थिंक। जी, तो पैशन ढूंढना एक चीज है सर, और पैशन को कैपिटलाइज करना दूसरी चीज होती है। और इसमें मुझे लगता है आपकी जो जर्नी रही है, इंटरनेट ने बहुत साथ दिया है। उस समय इंटरनेट नया नया आया था और आप शायद उन चुनिंदा लोगों में से रहे होंगे इस देश के जिन्होंने इंटरनेट की उस पावर को समझा। तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राघव जी। ये सवाल मैं चाहता था कि मुझे पूछा जाए, बहुत इंटरव्यूज दिए मैंने, बट ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। यू आर राइट दैट 2003 की बात है, जब फेसबुक नहीं होता था तो ऑर्कुट होता था। तो कई लोग ऑर्कुट के बारे में शायद ना भी जानते हो। फेसबुक से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ऑर्कुट। इतना इफेक्टिव नहीं था जितना फेसबुक है, बट वही था जो था। तो ऑर्कुट में मैं अपनी पिक्चर्स डालता था एंड ऑल। तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है हरमिंद, मेरा बचपन का दोस्त है। 3 साल के थे हम जब मिले थे स्कूल में, प्री नर्सरी में, और आज भी हम साथ में हैं। हमने सारे मतलब वो बंदा जो है हरमिंद, वो उसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। मेरा नाम रिक्की है, रिक्की, मेरे को घर पे रिक्की बोलते हैं कि रिक्की इंटरनेट पे डालना शुरू कर। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड artwanted.com, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना। वो आर्टिस्ट के लिए वेबसाइट थी, मुझे पता भी नहीं था। तो जैसे जैसे वो बताता रहा, वो बहुत फार साइटेड बंदा है, वो आज से 10 साल अगला आगे सोचता है। तो आज भी वैसे ही है वो। तो उसने मुझे जैसे जैसे गाइड किया ना कि रिक्की मैं तेरा लोगो बना दूंगा, तो तू डालना शुरू कर। मैं अपने मॉडल्स की फोटोज डालता था artwanted.com पे। 2006 में artwanted.com पे 50,000 से ऊपर आर्टिस्ट थे, सारे मोस्टली अमेरिकन थे, मतलब थे अलग अलग देशों के, इंडियंस बहुत कम थे। तो 2006 में मैं 9th मोस्ट फेमस आर्टिस्ट बन गया उस वेबसाइट का, आउट ऑफ 50,000 प्लस आर्टिस्ट। मतलब
इंटरनेट की पावर तब मुझे समझ आई कि यार देखो घर बैठे बैठे 2006 की बात बता रहा हूँ, जब इंटरनेट बहुत रेयर था, लोगों के घर पे कंप्यूटर नहीं होते थे, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो आई थिंक it was a guidance from a dear friend of mine who knew what should be done, and who asked me to make a profile there. In fact he made my profile, मैंने खुद भी नहीं बनाया था। so फिर मेरी जब वेबसाइट बनी atamji.com, अब नहीं है, उसने मेरी वेबसाइट बनाई। तो उसको पता था कि इंटरनेट की पावर क्या है, गूगल कर। मैं उसको कोई सवाल पूछता था, वो मुझे बोलता था कि गूगल कर। तब गूगल नई नई चीज होती थी यार, यार मैं इसको क्यों पूछ रहा हूँ, मैं गूगल कर सकता हूँ। तब then he made me realize कि इंटरनेट was such a powerful medium। आज की डेट में सोशल मीडिया कैन चेंज यू ओवरनाइट। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे एक वायरल होना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो आई थिंक मेरी I was lucky enough that I had a friend, I still have a friend like him, who told me the importance of using the internet for my showing my models around the world. Yep. जी सर, रॉबिन शर्मा की एक लाइन है कि द गुरु अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। तो ड्वेन बार्नेट जी एक बहुत बड़े पेपर मॉडल एक्सपर्ट कह सकता हूं मैं उन्हें, ग्लोबल लेवल पे हैं। तो उनसे आपकी कैसे मुलाकात हुई और वो आपकी लाइफ में कैसे है? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि जब मैंने अपना पहला पेपर मॉडल बनाया था, जब मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, उस पेपर मॉडल को बनाने के बाद एज पर माय फ्रेंड व्हेन ही टोल्ड मी दैट इंटरनेट को यूज कर, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं वेब कैम को लेके फोटोज खींचता हूँ। तब मेरे पास मोबाइल फोन तो होता नहीं था और मेरे पास कैमरा भी नहीं था। तो मैंने वेब कैम को लेके, जब हम चैटिंग वगैरह, चैट रूम्स के लिए वेब कैम जो होते थे, उसको लेके मैंने कुछ फोटोएं खींची और मैंने इंटरनेट पे ना स्प्रेड कर दी। मतलब रैंडम लोगों को ईमेल करना शुरू कर दिया, आर्टिस्ट लोगों को, मतलब जो मुझे गूगल में मिला। मतलब मैंने कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर मेल भेजी होगी, बहुत मेल्स भेजी मैंने कि मैंने ये मॉडल्स बना लिए हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक आई शुड बी डूइंग नेक्स्ट। मतलब पता नहीं मतलब कहाँ से वो ख्याल आए, अपने आप ही आ गए। ठीक है, फिर बहुत सारे मुझे आंसर्स भी मिले कि दिस डजंट लुक लाइक पेपर एट एरोप्लेन एट ऑल, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, गेट बैक टू योर स्टडीज एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ये जो आपने जो नाम लिया है मिस्टर डिवाइन बार्नेट, इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। सो इन्होंने मुझे बोला कि आत्म, ये एक हॉबी है जो ग्लोबल लेवल पे लोग एंजॉय करते हैं, इट्स कॉल्ड स्केल पेपर मॉडलिंग। तब तक मुझे नाम भी नहीं पता था, मुझे लगा था कि मैंने कुछ इजाद कर दिया है। बट मुझे तब पता लगा कि नहीं भैया, स्केल पेपर मॉडलिंग करके एक हॉबी है जो जो मतलब बच्चों से लेके बुजुर्गों तक लोग एंजॉय करते हैं। मोस्टली उस हॉबी में वो लोग हैं जो यूएस आर्मी, पोलैंड आर्मी, जापानीज आर्मी के वेटरन्स हैं ना, जो जिन्होंने जो प्लेन्स उड़ाए थे या किस वॉरशिप पे काम किया था, वो लोग उनके मॉडल्स बनाते हैं। तो सारी जो जनता है पेपर मॉडलिंग कम्युनिटी में, वो 50 ईयर्स प्लस है, 40 ईयर्स प्लस है। आई वाज प्रीटी यंग इन दैट टाइम। सो मिस्टर डिवाइन बार्नेट टोल्ड मी दैट के मैं तेरे को ना टेम्पलेट्स भेजता हूँ एक वर्ल्ड वॉर 2 एरोप्लेन के। The name of that aeroplane was Bell XP-77, and then he gave me one more template called F4U Corsair. Corsair happens to be one of the most famous war planes. जैसे स्पिटफायर का नाम सबने सुना होता है, ऐसे Corsair का नाम सबने सुना होता है। तो उन्होंने मुझे जब ये 2 एरोप्लेन्स दिए तो मुझे समझ आ गया कि भैया ये मुझे जो इन्होंने दे दिया ना, यही मैं यही मिसिंग था मेरी लाइफ में। बिकॉज नाउ आई डिडंट हैव टू ट्रेस आउट 2D plans to make a 3D object. The 2D plans were already traced out in a PDF file, which I just had to print out. मेरे को PDF को प्रिंट करना था और मुझे पार्ट्स को काटना था और जोड़ना था। इंस्ट्रक्शंस होती है वहां पे कि कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा। जैसे आपकी पजल्स होती है ना बड़ी बड़ी, वैसे एक तरह की पजल होती है। आपको पार्ट को काटना होता है, उसको उस तरह से मोड़ के उसको जोड़ना होता है। एंड मतलब उस एरोप्लेन में मेरे ख्याल से 350-400 पार्ट्स थे। तो मैंने वो पहली बार बनाया एंड मिस्टर डिवाइन बार्नेट को दोबारा भेजा, तो वो बहुत खुश हुए कि यार मेरा पहला मॉडल तो मैंने किसी को दिखाया नहीं था, तूने बहुत अच्छा बना लिया। एंड आई न्यू दैट आई हैव दिस स्किल, दैट I have this eye for detailing and eye for finishing, that I might take a few days more to finish a product, but I would rather मैं finishing पे ध्यान देता हूँ। एंड बस वही था कि डिवाइन बार्नेट ने मुझे उस राह पे लगा दिया। एंड एज यू सेड, आई वाज रेडी एंड द गुरु अपीयर्ड एंड ही गेव मी दोस 2 मॉडल्स। उसके बाद फिर जर्नी मतलब ऐसी रही है कि मैंने अभी तक 50-60 से ऊपर मॉडल्स बनाए हैं। मैंने बहुत अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम किया है। एंड यप, सो दैट गुरु गेव मी सम किक स्टार्ट, जो होता है ना किक स्टार्ट करते हैं किसी को, उन्होंने मुझे किक स्टार्ट किया एंड बस उसके बाद फिर जर्नी चलती रही। जी
सर तो आपके गुरु ने आपको मॉडल्स दिए जिन्होंने आपने उनको देख के बनाया। जितने लोग आपको देख रहे हैं शायद उसमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो क्या आप एटलीस्ट एक हमारे ऑडियंस के लिए आप हम लोग को साथ पीडीएफ शेयर करेंगे ताकि हम उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दें और जिसका मन करे वो डाउनलोड करके उसे बना सके। डन 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 राघव जी। सो इस वीडियो पे मैं आपको एक या दो क्या एक वेबसाइट का नाम देता हूँ, paperreplica.com, REPLIKA। मैं बताता हूँ, मैं नाम डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। उस वेबसाइट पे हजारों फ्री पेपर मॉडल्स हैं। जो पीडीएफ फाइल की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें फ्री पीडीएफ फाइल्स मिल जाती हैं, आप डाउनलोड कीजिए जो आपको बनाना है। एरोप्लेन्स भी हैं वहाँ पे, कार्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, शिप्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं, सब कुछ है उसमें। छोटे सिंपल से मॉडल्स भी हैं जो 2 घंटे में बन जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स भी हैं जो 2 महीने में बनते हैं। सो एज पर योर ऑडियंस, वॉट एवर दे वॉन्ट टू फील have a experience on, they can download the PDF and done। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने ऑडियंस को सिखाता भी हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो मुझे रोज के मतलब 10-15 पिंग्स आते हैं कि सर हमें भी शुरू करना है, और मैंने बहुत लोगों को शुरू करवा दिया हुआ है। सो मेरे पास एक ऑलरेडी मेड वीडियो है, हम उसका भी लिंक शायद डाल सकते हैं, दैट इफ समबडी वांट्स टू सी हाउ टू स्टार्ट डूइंग पेपर मॉडलिंग, क्योंकि मेरे को बताने से ऐसे इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, वो वीडियो देखनी जरूरी है। सो हम दोनों लिंक्स दे देंगे। तो दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। सर हर जगह बात होती है पेपर बचाना है, पेड़ कट रहे हैं, पेपर बचाना है और हम यहाँ पे बैठ के पेपर मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या आपने कुछ और मटेरियल भी ट्राई किया या आपको लगा नहीं पेपर मॉडलिंग ही बेस्ट है? देखिए, पेपर बचाना है इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर कटिंग द ट्रीज, इन्वायरमेंट पे बहुत इम्पैक्ट है। इसलिए जो पेपर कंपनीज होती है ना, जिनका पेपर आता है, सो पेपर कंपनीज का एक एफिलिएशन होता है, उसको बोलते हैं FSC अप्रूव्ड पेपर। उससे क्या होता है, इट्स अ ग्रीन काइंड ऑफ पेपर। जब वो एक पेड़ काटा जाता है तो उसके बदले 10 या 15 पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, तभी वो पेपर महंगा होता है। तो मैं, जब से मुझे इस चीज का ख्याल आया ना कि पेपर, मतलब मुझे लोगों ने जब पूछना शुरू किया कि यार आप पेपर वेस्ट करते हो एंड ऑल, मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढना है जिसकी वजह से पेपर भी वेस्ट ना हो और मेरा काम भी होता रहे। तो फिर मैंने तब से FSC अप्रूव पेपर लेना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पेपर होता है, बट दैट पेपर इज you know is governed by some autonomous authorities के, मतलब इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं होती, और अगर ट्रीज प्लांटेशन भी बहुत ज्यादा होती है एंड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ पेपर नहीं होता, तो वो FSC अप्रूव्ड प्रोसेस के थ्रू पेपर को बनाया जाता है। तो इसके बारे में आपकी ऑडियंस गूगल कर सकती है, F एज इन फ्रांस, S एज इन सिंगापुर, C एज इन कनाडा, FSC अप्रूव्ड पेपर। सो मैं अपने सारे मॉडल्स FSC अप्रूव्ड पेपर से ही बनाता हूँ। ओके सर, ये हार्ले जो आपने हाथ में पकड़ी हुई थी अभी, हाँ जी, ये हार्ले हमने सुना है कि आप चाहते हैं एक इसका लाइफ साइज मॉडल बनाएं और उसके साथ आप कुछ करना चाहते हैं, वो जरा अपनी ड्रीम शेयर करिए प्लीज। श्योर। अच्छा, बाय द वे, दिस इज नॉट हार्ले, इट लुक्स लाइक हार्ले। ये यामाहा है, यामाहा ड्रैगस्टार। लुक्स लाइक हार्ले, हर कोई इसको हार्ले ही बोलता है, बिकॉज हम यामाहा को इस तरह के मॉडल्स हमने इंडिया में नहीं देखे होते, ठीक है। जो आपने बात करी है वो मैंने हार्ले डेविडसन के ओनर्स के साथ शेयर की थी। आई वॉन्टेड टू मेक दिस बाइक इन 1:1 स्केल। ये जैसे 1:12 स्केल मॉडल है, ये मतलब असली बाइक से 12 गुना छोटा मॉडल है। सो इट्स अ स्केल मॉडल। मैं 1:1 स्केल मॉडल बनाना चाहता हूँ जो कि उतने ही साइज का हो जितना असली बाइक होता है, और उसको एक धागे के साथ लटकाना चाहता हूँ उनके शोरूम में। सो इट, बिकॉज इट डजंट लुक लाइक पेपर, सो आई वाज वेरी श्योर कि जिस दिन वो हो जाएगा, उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो कस्टमर्स हैं, दे वुड डेफिनेटली फील कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इतनी भारी चीज को आपने एक धागे के साथ लटकाया हुआ है। सो मेरा वो आइडिया था, एंड कभी ना कभी वो मैं करूंगा। यस, और इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए भी मैंने ये आइडिया पिच किया था, बट वो हो नहीं पाया था। सो बट वो आइडिया अभी भी है, और मुझे पता है कभी ना कभी तो हो जाएगा वो पूरा। इनफैक्ट मैं उस आइडिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। सो मैंने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया था इंडियन आर्मी के लिए, 6.5 फुट लंबा टैंक। 6.5 फुट लंबा मॉडल बनाना इज लाइक एज गुड एज सेइंग कि एक बाइक ही बना दिया मैंने, ठीक है। तो वो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, अब बाइक का आएगा टाइम, वो भी बारी आएगी। यस ओके सर, एक चीज मैं देख रहा हूँ, आपने टैंक्स बनाए हैं, आपने बाइक्स बनाई हैं, आपने शिप्स बनाए हैं, आपने वेपनरी बनाई है। वेपनरी पे मैं बाद में आऊंगा। सर का एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें TVF वालों ने सर का एक वेपन बनाया हुआ यूज किया था, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो आज का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से आप रीडायरेक्ट होंगे बहुत अच्छी अच्छी जगहों के लिए। कमिंग टू द क्वेश्चन सर,
क्या ह्यूमन फिगर्स बनाना पॉसिबल है जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं उससे? जैसे मैडम तुसाड्स में अगर हम देखते हैं कि वैक्स की मूर्तियां हैं, क्या हम देख सकते हैं कि आपका एक म्यूजियम है जिसमें आप इंसानों को बना रहे हैं पेपर से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने राघव जी। ये क्वेश्चन भी मैसेज शायद नहीं किसी ने पूछा नहीं है। यू आर राइट, पेपर से सब कुछ पॉसिबल है। आप कुछ भी बना सकते हो, आप ह्यूमन फिगर्स भी बना सकते हो। इनफैक्ट जो आप पीछे देख रहे हो बैटमैन का जो मास्क है, आयरन मैन का जो मास्क है, ये सब दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ह्यूमन फेस ऑल्सो। इट्स जस्ट दैट मैडम टुसॉड्स में क्या होता है, हर चीज वैक्स की बनी होती है, तो आप बड़े आराम से उसमें ना कर्व्स लेके आ सकते हो, उसमें फिनिशिंग लेके आ सकते हो। जैसे हमारे चीक्स का एक कर्व है, 3 डायमेंशनल कर्व है, इट इज नॉट 2 डायमेंशनल कर्व। पेपर में 2 डायमेंशनल कर्व्स बन सकते हैं। सो इसको बोलते हैं लो पॉली मॉडलिंग, लो पॉलीगन। तो आप देख रहे हो ये लाइंस, ये एजेस हैं, तो जितना मैं पॉलीगन्स बढ़ाऊंगा उतना ही चीज स्मूथ होती जाएगी, पर उतना ही डिफिकल्ट होता रहेगा उसको पेपर से बनाने में। सो पेपर मॉडलिंग में ना आपको बैलेंस आउट करना होता है कि पॉलीगन्स भी ज्यादा ना बढ़े और स्मूथनेस भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरा ये चश्मा है, इस चश्मे पे 6 एजेस हैं, इट्स हेक्सागन। अगर मैं 8 एजेस बना दूंगा तो ऑक्टागन हो जाएगा। अगर मैं 100 एजेस बना दूंगा तो इट विल अपीयर एज इफ इट्स सर्कल। सो मैं जितनी एजेस बढ़ाता रहूंगा उतनी ही चीजें स्मूथ होती जाएंगी। सो पेपर मॉडलिंग में अगर मुझे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो मुझे पॉलीगन्स बढ़ाने पड़ते हैं। इट्स पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट आई हैव ओनली मेड वन सच ऑर्गेनिक मॉडल ऑफ कैमल। मैंने कैमल का हेड बनाया था, जैसे लोग हंटर लोग जो होते हैं शिकार करके दीवारों पे टांगते हैं ना, तो वैसा मैंने एक ट्रॉफी बनाया था कैमल का, पेपर का। सो वो that was one step towards making organic structures. I have never made a organic structure apart from that camel, but human figure is possible, yes. And आपने मैडम तुसाड्स की बात कही, इनफैक्ट ये मैं ड्रीम करता हूँ अभी भी कि मेरा भी एक ऐसा म्यूजियम होगा जहाँ पे ह्यूमन फिगर्स नहीं होंगी बट मशीन्स होंगी जो कागज की बनी होती हैं, बिकॉज मुझे मशीनों में ही इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बताया। तो मशीन्स वाला म्यूजियम कभी ना कभी हो जाएगा, बन जाएगा। आई ट्राई, यस जी, ऑल द वेरी बेस्ट सर। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका म्यूजियम बने। सर, थैंक यू। स्टीव जॉब्स की आपने बात करी थी जब आप आर्टिस्ट की बात कर रहे थे कि जैसे आपका एक यूनिक ट्रेडमार्क है, वैसे स्टीव जॉब्स का है कि वो एक जैसे कपड़े पहना करते थे। स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी कि भाई हम सब जो पैदा होते हैं वो यूनिवर्स पे इम्पैक्ट लाने के लिए पैदा होते हैं। तो ये जो पेपर मॉडलिंग आप कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं एज अ चेंज मेकर? आपने सोसाइटी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये राघव, समथिंग टू बी डेफिनेटली आस्क्ड। देखो, यू नीड टू क्रिएट डेंट इन यूनिवर्स, ठीक है? तो जब मैंने अपनी ये हॉबी शुरू की थी तब मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। मतलब इट वाज फॉर माय ओन इंटरनल सेटिस्फेक्शन के यू नो आई लव टू मेक मशीन्स, तो मैं मशीन्स बनाता हूँ, मुझे खुशी होती थी। पर धीरे धीरे जैसे मैं कॉर्पोरेट जॉब में घुसा, आई एम बाय द वे आई एम बीटेक इन टेक्सटाइल, तो मैं 2007 से लेके अभी तक, मतलब 13 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने 7 अलग अलग कंट्रीज में काम किया। अभी मैं बहरीन में बैठा हूँ। बहरीन इज अ स्मॉल कंट्री नेक्स्ट टू सऊदी अरेबिया। तो मैंने जितनी भी अपनी जॉब की जर्नी देखी है, मैंने देखा है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जॉब में बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है, आपके प्रेशर बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, ठीक है? और लोगों के पास स्ट्रेस को रिमूव करने का ना कोई जरिया नहीं होता। लोग छुट्टियां लेके ट्रेवल करते हैं, दैट्स वन वे टू गेट रिलीव ऑफ द स्ट्रेस, बट तब भी आपके बैक ऑफ द हेड होता है कि मुझे फिर ऑफिस जाना है, फिर मुझे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर मुझे वो डिसीजंस लेने हैं। सो मैंने ये रियलाइज किया है कि मेरे पास, क्योंकि एक हॉबी है जो मेरा स्ट्रेस रिमूव कर देती है, दिस इज अ नीड ऑफ द आवर। जितनी स्ट्रेसफुल हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट लाइफ हो चुकी हैं, इनफैक्ट बिजनेसमैन की भी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, हर बंदे की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है। सो उसको गेट अवे करने के लिए यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ हॉबी। सो दिस इज आई एम ऑन अ मिशन। मैं अब मिशन पे हूँ कि मैं ये पेपर मॉडलिंग वाली हॉबी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। दुनिया में, इंडिया में खास करके, इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी चीजें होती हैं, और ये ऐसी हॉबी है जिसमें एक एक मॉडल बनाने में महीनों लग जाते हैं। सो ये आपका स्ट्रेस, एक स्ट्रेस बस्टर है। लोग लोग जो योगा मेडिटेशन कैंप्स जो ज्वाइन करते हैं, लोग अलग अलग तरह के थेरेपी सेशंस ज्वाइन करते हैं। मेरे ख्याल से कोई बंदा पेपर मॉडलिंग को एक्सपीरियंस करे 1 महीने के लिए, you would not need any yoga, any meditation therapy sessions. This will serve as a meditation for you. And I have seen a huge difference between me and my office colleagues who seem to be very stressed, जिनके पास स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ ही जरिए होते हैं। लोग ड्रिंक करते हैं, लोग पार्टीज करते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं। A hobby can take away that stress in an environment friendly way, in your body friendly way. You don't have to go to an extra mile to do something like that.
सो यही मेरा एक मैसेज है कि हॉबीज आर सो वेरी इंपॉर्टेंट that this is a need of the hour, and this is what I'm using my hobby and inspiring others to pick up paper modeling. I'm trying to create a dent in the universe and I have been very successful so far. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर मॉडलिंग की जर्नी राह पे लगा दिया है. मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने आज ये बनाया, मैंने आज ये बनाया. मैं उनको देखता हूँ एंड आई फील दैट आई एम मिस्टर डिवाइन बार्नेट फॉर दोज गाइज, जो आपने पहले एक पॉइंट उठाया था. सो अगर मैंने 100-200 बंदों को भी इंस्पायर करके उस राह पे लगा दिया ना, वो 200 बंदे दुनिया में हमेशा खुश रहेंगे. So that's one way of looking at it. Yep. जी सर, अभी तक जितनी हमारी बातचीत हुई, लोगों को आपके बारे में सिर्फ ये पता है कि आतमजीत सिंह बावा एक पेपर मॉडल गुरु हैं, बहुत अच्छे पेपर मॉडल्स बनाते हैं. एक चीज जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ पेपर मॉडल गुरु नहीं है, नेशनल लेवल के टेबल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टेड टॉक्स देते हैं, और क्या करते हैं सर बताएंगे. सर एक बार जो आपका और डाइवर्स इंटरेस्ट है वो हमसे शेयर कीजिए प्लीज. श्योर. मेरी ना बड़ी एक चीजी ओपनिंग लाइन है, मैं किसी टाइम पे बोला करता था, अब मैं बोल के थक गया. मैं चलो आज अपने टॉपिक छेड़ा तो मैं बोलता हूँ. सो द वे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज, आई वॉज born to be a pilot, I was destined to be a table tennis player, I could have been a guitarist, I happened to be a textile chemist, but I ended up being a software engineer. ठीक है. सो जैसे आपने बोला मैं टेबल टेनिस में नेशनल खेला हूं. मैंने मेरी लाइफ का मेरी एक पर्सनैलिटी ऐसी रही है, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि मैंने जो भी चीज पकड़ी है ना उसको मैंने बहुत पैशनेटली पकड़ा है. मैंने कभी भी हाफ हार्टेडली कोई चीज शुरू नहीं की. मैंने अगर किसी चीज में हाथ डाल दिया तो फिर मैं उसको खत्म करके ही छोड़ता हूँ, एक लेवल तक पहुंचा देता हूँ. जैसे बचपन में मैं जिम्नास्टिक्स करता था, जब मैं मतलब 4th-5th स्टैंडर्ड में था तो मैं जिम्नास्टिक करता था. हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जिम्नास्टिक खेले. फिर जब मैं अगले स्कूल में गया 5th से लेकर 10th तक, तो मैंने टेबल टेनिस पकड़ लिया. मुझे समझ आ गया कि भैया ये मेरा पैशन है टेबल टेनिस. मैं टेबल टेनिस नेशनल्स खेला हूँ 2000 में जयपुर में, जो कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में मैं पहला एथलीट हूँ जो जिसने इस लेवल तक स्पोर्ट्स खेली है. मैंने रोलर स्केटिंग करी है स्टेट लेवल तक स्कूल में. रोलर स्केटिंग मुझे प्रिंसिपल ने बोला था कि भैया एक चीज पकड़ ले, यहाँ टेबल टेनिस है रोलर स्केटिंग. तो मैंने तब रोलर स्केटिंग को स्टेट लेवल तक पहुंचा के छोड़ दिया था कि ठीक है बाय बाय, अब मैं टेबल टेनिस पे आता हूँ. तो मैंने टेबल टेनिस पकड़ा. जब मैंने टेबल टेनिस में मैंने नेशनल खेला तो मुझे पता था कि नेशनल से ऊपर इंटरनेशनल होता है, बट उसके लिए फिर आपको अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए. यू हैव टू लीव स्टडीज, यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड यू हैव टू ट्रेन एवरी डे. तो मेरा पर्पस वो नहीं था. मुझे पर्पस था कि मुझे जॉब भी करनी है. आई केप्ट इट एज अ हॉबी, साइड पे कर दिया. जब मैंने आईटी जॉब शुरू की तो मुझे ख्याल आया कि यार मेरे बचपन से ड्रीम था गिटार सीखना है, गिटार बजाना आना चाहिए, लोग इंप्रेस होते हैं. मैंने बिरला सॉफ्ट में लंच टाइम पे प्रपोज किया अपने एचआर्स को कि लंच टाइम का जो 1 घंटा होता है, we are a group of 15-20 people who would like to utilize that 1 hour. Instead of having lunch, we would like to learn something which Birlasoft sponsors. तो Birlasoft ने गिटार सेशन स्पॉन्सर किए, मेरा इनिशिएटिव था. एंड हमने फिर 6 महीने लगा के मैंने गिटार सीखा बिरला सॉफ्ट में. मतलब ऑफिस में बैठे बैठे लंच टाइम पे हम 1 घंटा गिटार बजाते थे. जो मेरा ड्रीम था वो गिटार को मतलब इस लेवल तक ले गया कि I can entertain myself. I may not be able to entertain others, but मैं खुद को entertain कर सकता हूँ, बजा सकता हूँ, नई धुनें निकाल सकता हूँ. तो वही चीज, मैं हर चीज में ना क्यूरियस रहता हूँ, हर चीज में एक्साइटेड रहता हूँ. आप मुझे कोई नई चीज बोलेंगे ना कि आत्म ऐसी चीज भी होती है दुनिया में, तो मैं सोचने लगूंगा यार सही है यार. अगर मेरे को वो क्लिक कर गई ना तो मैं उसको पकड़ लूंगा, फिर मैं उसको एक लेवल तक ले जाके छोड़ूंगा. सो दैट इज हाउ माई नेचर इज. एंड अभी मैं जैसे बहरीन में, ऐसे आपने बताया, मैं अब मेरा एक नया पैशन मिल गया मुझे. पेपर मॉडलिंग तो है ही है, मेरा साथ में पैशन है ड्रैगन बोट. ड्रैगन बोट इज अ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. इंडिया में लोगों को नहीं पता है, बट केरला में ना आपने देखा होगा कि एक बोटिंग लंबी सी बोट होती है जहाँ पे लोग रेस करते हैं. सो ड्रैगन बोट इज अ स्मॉलर Chinese version of that race, that kind of activity, wherein paddlers who are in a pair of 2, दो paddlers बैठते हैं और 10 लोग बैठते हैं, तो 20 लोग पैडलिंग करते हैं और रेसिंग होती है. तो मैं एक बहरीन ड्रैगन बोट रेसिंग टीम में हूँ. हमारी टीम का नाम है हार्ड HARD. एंड हम बहरीन के चैंपियंस हैं. तो मैंने 3 या 4 रेसेस करी हैं. अब मैं पेसर बन गया हूँ, मैं सबसे आगे बैठता हूँ. पहले मैं टर्बो था, सबसे पीछे बैठता था. सो वही एक चीज को एक लेवल पे लाके अब मैंने रख दिया है. अब वो एक मेरी फिटनेस भी, मेरे फिटनेस का जरिया भी है. मेरे को जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती वो, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज होती है. सो जैसे जैसे मेरी हॉबीज मुझे फायदा देती हैं, मुझे मजा आता है, तब तक मैं उनको करता रहता हूँ जब तक टाइम परमिट करता है. अब मैं जब इंडिया चला जाऊंगा वापस, तो वहाँ पे ड्रैगन बोट दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सी, देयर इज नो रिवर्स.
सो वहां पे फिर कोई और चीज ढूंढ लेंगे, यू नो. सो दैट्स हाउ आई एम. सो यस सर, एक चीज जो मैं बात करते करते मुस्कुरा भी रहा हूँ, रियलाइज भी कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहा हूँ कि आप हर चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं. आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. आपने बताया कि लंच आवर्स में आपने गिटार सीख लिया. जब लोगों को भूख लग रही होती है, आपने नहीं नहीं मुझे सीखना है तो मैंने सीखा. सर, मुझ जैसे लोग जो हर समय अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, आई एम अ सुपर टाइम वेस्टर. और जैसा इंसान होता है वैसी उसकी ऑडियंस होती है. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस भी शायद टाइम वेस्ट करती होगी. तो कैसे आप बैलेंस करते हैं, मैं उस पर खास तौर पे आपसे चाहूंगा कि थोड़े से टिप्स दें हम लोग. देखिए, ये दिस इज अनदर आर्टिकल, दिस इज अनदर टॉपिक व्हिच मस्ट बी डिस्कस्ड. ठीक है, एक तो आर्टिकल, एक टॉपिक था कि हाउ टू क्रिएट डेंट इन यूनिवर्स. आप दुनिया में ऐसा क्या कर रहे हो कि लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो. दूसरा ये है कि टाइम की कदर करनी कैसे सीखें, राइट. मैं आई वाज द किंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स. मैंने टेडेक्स टॉक दिया था ना, तो मैंने 5 अपना 6P फॉर्मूला वहां पे बोला था. पैशन, पेशेंस, परसिस्टेंस, प्रिसीजन, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन. 7वां P जो था वो था प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसपन, लेजीपन. प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहो. मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, हर बंदा एक नॉर्मल बंदा होता है. जब मेरे को एक दिन रियलाइज हुआ, 2013 की बात है ये, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था. तब तक मेरा शेड्यूल क्या था, ऑफिस से घर आए, बेड पे लेट गए, पड़े रहे, मोबाइल देखा, चले गए चाय पीने, रात के 2-2 बजे तक टहलते रहे, फिर वापस आए, सो गए, फिर अगले दिन ऑफिस चले गए, टाइम वेस्ट किया. तभी मैं पेपर मॉडलिंग करता था. मैंने एक दिन रियलाइज किया कि यार पिछले 2003 से लेकर 2013 तक मैंने सिर्फ एक ही एग्जीबिशन लगाई है 10 साल में. मैंने इतने मॉडल्स बना लिए, एक ही एग्जीबिशन लगाई है, मैं कर क्या रहा हूँ. मुझे उस दिन रियलाइज हो गया कि नहीं, ये टाइम जो है ना, ये क्लिक कर रहा है. द क्लॉक इज टिकिंग. वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव इन आवर हैंड्स. नोबडी नोज दैट. बट व्हाट वी नो इज दैट हमें इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है. लोग, होता क्या है, देखो दो चीजें होती है. एक होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता करना क्या है, और दूसरा को पता होता है बट लोग उसको चूज करते हैं कि या कर लेंगे, कोई निकल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसको टालना. तो ये जो टालने वाली आदत है ना, ये हमारे हाथ में है. अगर हम ठान लेना कि मुझे कोई चीज खत्म करनी है और मुझे फिर उसको आज ही करो, उसी वक्त करो. जैसे कई लोग मेरे को मिलते हैं, सर मुझे आई वांट टू राइट अ बुक, आई वांट टू राइट अ बुक, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका कवर पेज कैसा होगा, या मैं बुक का अपना टाइटल क्या रखूं. मैं उनको बोलता हूँ कि क्यों सोच रहे हो उसके बारे में, आप लिखनी शुरू करो. Write your story, what your theme is. You will definitely find inspiration from your words to what the title should be and what the book cover should be. Procrastinate मत करो, सोचो मत ज्यादा, करना शुरू करो. जैसे मैंने TEDx में एक और लाइन बोली थी कि टेक द फर्स्ट स्टेप. आप पहला स्टेप लो, द मोमेंटम विल मेक यू टेक द सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली. इट्स सिंपल फिजिक्स. लोग पहला स्टेप लेने में कतराते हैं, आलस करते हैं. सो आई थिंक वी नीड टू रियलाइज दैट टाइम इज क्लिकिंग, टाइम इज टिकिंग, वी हैव लिमिटेड टाइम. And the younger you are, the less responsibilities you have. आपकी फैमिली नहीं है, आपके पास जॉब का इतना प्रेशर नहीं है. इस टाइम पे अगर आपकी ऑडियंस अगर 15 से लेके 25 साल की ऑडियंस है, अगर वो बात समझ गए कि मेरे पास ये 25 साल तक का जो टाइम है ना, ये टाइम मैं अगर यूटिलाइज कर लेता हूँ, कुछ बन जाता हूँ, कुछ एक लेवल खड़ा कर देता हूँ, उसको फिर बाद में कंटिन्यू करता हूँ, वो टाइम अगर आपने गवा दिया ना, तो ये टाइम मिलना वापस बहुत मुश्किल है. क्वारंटाइन में लोग क्वारंटाइन टाइम को कोसते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स अबाउट बीइंग होम अरेस्टेड, हाउस अरेस्टेड. बट क्या हम ये सोचते हैं कि ये जो हमें टाइम मिल गया है घर पे बैठ के, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ये मतलब कि 16 घंटे का जो दिन हमें मिल गया है, उसको यूटिलाइज किस कदर तक किया जा सकता है. मैंने कुकिंग शुरू कर दी फरवरी में. मैंने कुकिंग शुरू की, जिंदगी में पहली बार आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था. वाइफ को बोला कि मुझे पराठे बनाने सिखा. पहली बार मैंने करी, और तब से लेके आज तक मैं रोज कुकिंग कर रहा हूँ. सो क्वारंटाइन टाइम को यूटिलाइज किया. मैंने अपने इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिविटी करी है, मैंने बहुत मॉडल्स बनाए हैं पिछले 5-6 महीने में. सो बिकॉज आई हैव रियलाइज कि ये टाइम ना वापस नहीं आता, ये टाइम निकल जाता है, और हम उसको देख के रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने इतना टाइम गवा दिया. वो टाइम की कदर करनी सीख लेगा जो बंदा, वो बंदा तर जाएगा लाइफ में. सो यही मेरा मैसेज है कि प्रोक्रेस्टिनेट करो, बट लेजीपन, आलसपन और खुद से थोड़ा सा लड़ो. एक रिलैक्स करना इज वन थिंग, बट डूइंग नथिंग इज वन थिंग. डोंट डू नथिंग, डू समथिंग. इवन टेक अ स्मॉलर स्टेप टुवर्ड्स योर गोल. रोज का कुछ ना कुछ 15 मिनट भी बिताओ अपने गोल की तरफ. 1 महीने बाद देखो आप कहाँ पहुंच जाओगे, और आपको वो जर्नी दिखेगी. फिर आप और एक्साइटेड हो जाओगे, हाँ यार मेहनत दिख रही है, रंग ला रही है. तो लोग फिर अपने आप उस राह में पड़ जाते हैं, बट पहला स्टेप लेना जरूरी है. सर, जैसा आपने बताया कि पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है. एक चीज और मैंने रियलाइज की है सर, लोगों से बात करते हुए, और अपने आप को भी कभी देखता हूँ तो लगता है कि कभी कभी लोगों को अपना पैशन नहीं समझ में आता कि पैशन क्या है. आपके साथ एक यूरेका मूवमेंट हुआ, आपको पता चला. हर नॉट एवरीवन इज दिस लकी. आपके जितना लकी नहीं होता है. लोग नहीं समझ पाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है कि पैशन क्या है.
और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सी लाइफ जी के वो लोग चले जाते हैं। तो 2 questions, 1 how important it is to find a passion, 2 how to find a passion. बहुत सही क्वेश्चन पूछा। देखो राघव, ओके लेट मी फ्रेम इट इन अ वे। देखो मेरा जो यूरेका मूवमेंट है वो कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ। मैं उठा, घर से उठा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में गया, एक धूल मिट्टी वाले शेल्फ में मैंने बुक ढूंढी 2-2.5 घंटे लगा के पसीने से भर के। स्पाइडर से मुझे बहुत डर लगता है, फिर भी मैं स्पाइडर वेब्स में घुसा, ठीक है, बुक खोली और मुझे पता था कि आज से मैंने ये शुरू करना है। सो नथिंग कम्स ओवरनाइट। आपको कुछ तो एक कदम बढ़ाना होता है, आपके ट्राई डिफरेंट थिंग। आप कोई नई चीज को ट्राई करो। मुझे तब तक थोड़ा पता था मेरा पैशन है, मैंने एक नई चीज ट्राई करने के लिए सोचा और मुझे समझ आ गया कि हाँ यार यही मेरा पैशन है। जब तक लोग अपनी जो लोग करना चाहते हैं दुनिया में, हर बंदे के ना एक ख्वाहिश होती है कि यार मैं ना बूढ़ा होके ना मैं यहाँ पे ये करूंगा। लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं कि अभी नहीं, अगले आज से 20 साल या 50 साल बाद मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मेरे को लगता है मैं इस चीज में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। कई मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं जिनको लगता है कि मैं आईटी में ज्यादा अच्छा हूँ, कई आईटी इंजीनियर्स होते हैं जिनको लगता है मैं मैकेनिकल में ज्यादा अच्छा कर सकता था, राइट। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि मैंने क्या नहीं किया, हमें ना चीजें को ट्राई करना चाहिए। लोग जब अपनी चीजों को ट्राई करेंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि अच्छा यार इस चीज में मैं अच्छा हूँ, ये मेरा पैशन हो सकता है। ट्राई करने से ही पैशन मिलेगा। कई लोगों को पता होता है कि यार मैं सिंगर हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, सो इट बिकम्स देयर पैशन। सम थिंग्स आर गॉड गिफ्टेड, सम थिंग्स आर फाउंड। जैसे मैंने अपनी पेपर मॉडलिंग को ढूंढा, मैंने गिटार को सीखने का जरिया ढूंढा। ड्रैगन बोट का भी एक बड़ा अच्छा स्टोरी है। मैंने इन लोगों को ढूंढा, सारे फिलिपिनो हैं, मेरी टीम में सब फिलिपिनो है, मैं एक अकेला इंडियन हूँ। सब तगालोग लैंग्वेज बोलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या बोलते हैं, बट फिर भी मैं पेसर लेवल पे पहुंचा, मैंने उनको ढूंढा। सो पैशन को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। एंड यू आर राइट दैट 99% ऑफ द डिफिकल्टी इन दिस जर्नी इज टू फाइंड अ पैशन। पैशन को ढूंढना पड़ता है। वो कैसे ढूंढना है, वो आपको अपनी इनर आवाज को सुनना होता है कि शायद मैं इसमें अच्छा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ट्राई करते हैं, ट्राई करो, आपको खुद मिल जाएगा। आपके पास बहुत टाइम है, हमें देखा जाए तो हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। हम एक चीज को अगर 1 महीना भी बिताएं, उसको बिता के कंक्लूड कर सकते हैं कि यार इसको मुझे आगे लेके जाना है कि इसको यहीं पे छोड़ देना है। कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, यू नेवर नो व्हाट यू फाइंड इन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। कई लोग अगर जैसे आज की डेट में कोई किसी ने जिंदगी में कभी कलरिंग ना करी हो, पेंटिंग ना करी हो, कोई बंदे को मैं बोलूंगा चलो आप पेंटिंग ट्राई करो, क्या पता आप खुद को ही चौकन कर दोगे, यार वाह ये मैंने बनाया। यू हैव टू ट्राई थिंग्स टू फाइंड योर पैशन एंड देन इट्स इजी। बट बिना ट्राई किए पैशन मिल नहीं सकता, मेरे ख्याल से नहीं मिलता। आई हैव बीन लकी दैट आई हर्ड अबाउट माय इनर ओमेंस। जैसे एल्केमिस्ट बुक में बहुत जिक्र हुआ है, रीड योर ओमेंस, अपने अंदर की आवाज सुनो। तो मैंने सुनी और मैं आज भी सुनता हूँ। तो मुझे वो अंदर की आवाज ना कहीं आपके यूनिवर्स, आपको ना आपकी अंतरात्मा को पता है कि आपको क्या करना है दुनिया में, ठीक है। दुनिया के शोर शराबे में वो आवाज दब जाती है। सो इफ यू इंट्रोस्पेक्ट, यू माइट बी एबल टू हेयर दैट इनर वॉइस कि यार यही करना है मुझे। उसको शुरू करो। मैं ये नहीं बोलता सब कुछ छोड़ दो, अपने घर वालों को छोड़ दो, घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं। अपनी इसी सिचुएशन में चीजों को ट्राई करना शुरू करो। देन यू स्टैटिस्टिकली डिसाइड कि ये मेरा पैशन हो सकता है कि नहीं है। आपको चीजों करने में मजा आएगा तो आपका पैशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देयर इज नो वन आंसर फॉर इट बेसिकली। जी। एंड सर थोड़ी देर पहले अभी हमने सबको बताया कि आपका जो एक पेपर मॉडल है वो टीवीएफ के एक वीडियो में भी यूज हुआ था। भाई हो नाम का एक वीडियो था सर का, टीवीएफ वालों का, जिसमें सर का एक इक्विपमेंट यूज हुआ था। तो टीवीएफ का क्या रोल रहा आपके इस पूरी पेपर मॉडलिंग की जर्नी में? ओके, गुड क्वेश्चन। मैं जब बिरला सॉफ्ट में काम करता था ना, तो मैं दिल्ली रहता था। दिल्ली से बिरला सॉफ्ट नोएडा होता है। तो जनकपुरी से मैं मेट्रो पकड़ता था, मुझे 55 मिनट्स लगते थे सिटी सेंटर पहुंचने में। 55 मिनट्स मेरे पास फ्री टाइम होता था, मैं कुछ भी कर सकता था। तो मैं तब क्या करता था, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाता था, अपने पेपर मॉडल्स को पोस्ट करता था अलग अलग लोगों के इनबॉक्स में। तो ऐसे ही मैं रोज की 20-25 लोगों को कांटेक्ट करता था, उनमें से हार्डली एक बंदे का रिप्लाई वापस आता था। ऐसे ही मैंने ना लकीली टीवीएफ वालों को मैसेज कर दिया कि मैं ये पेपर मॉडल्स बनाता हूँ। मुझे पता भी नहीं था टीवीएफ के बारे में, टू बी ऑनेस्ट। 2014 की बात बता रहा हूँ, तब मुझे नहीं पता था इनके बारे में। इनका एक तो मैंने ऐसे जैसे ऑल इंडिया बकचोद, टीवीएफ, ये लोग बड़े धीरे धीरे बन गए, बट उस टाइम पे ये लोग काफी थे, यूट्यूब पे मुझे नहीं पता था। तो मैंने इनको मैसेज करना शुरू किया
एंड एक रात को मुझे टीवीएफ के एक डायरेक्टर हैं राघव सुब्बू, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वी आर लुकिंग फॉर प्रॉप बेसिकली फॉर वन ऑफ आवर वीडियोस, हमें ना रॉकेट लॉन्चर चाहिए। तो मुझे पता था कि पेपर मॉडलिंग में मैं वेपन्स बनाता हूँ, एंड अगर इनको रॉकेट लॉन्चर चाहिए तो बाजार में तो नहीं मिलने वाला। मुझे पता था ये चीजें आपको आरपीजी कहीं पे टॉय शॉप पे भी नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई दे कॉन्टेक्टेड मी, कैन यू मेक इट। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बन सकती है। उन्होंने बोला 2 दिन में बनानी है, और मैं दिल्ली में, मुझे बॉम्बे भेजनी थी। तो मैंने कभी भी कोई मॉडल 2 दिन में नहीं बनाया था। उन्होंने बोला था अगर तू 2 दिन में बना सकता है तो हाँ बोलियो। तो मुझे पता था कि ये अपॉर्चुनिटी में जाने नहीं देनी, बिकॉज आई गॉट एक्साइटेड, नॉट दैट आई न्यू दैट हाउ बिग दे आर, इट्स जस्ट दैट द अपॉर्चुनिटी वाज सो एक्साइटिंग कि यार रॉकेट लॉन्चर बनाना है, सही है यार, मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने बोला हाँ मैं बनाऊंगा। एंड मैंने 2 दिन नहीं सोया, ठीक है, उस दिन शुरू किया मैंने, एंड लकीली मुझे पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल गया बना हुआ, paperreplica.com से मिला, अभी भी है वहाँ पे। रॉकेट लॉन्चर डाउनलोड किया, उनको मैंने फोटो भेजा कि आपको यही चाहिए, कहते हैं हाँ मुझे यही चाहिए, बस ठीक है बन गया। मैंने 1.5 दिन में बनाया। शाम को जाके, दूसरे दिन शाम को जाके मैंने उसको कोरियर किया, बाय एयर भेजा। 3700 रुपए का कोरियर लगा, मुझे याद है, मेरा बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर उनको रात को मिल गया। एंड 1-2 दिन बाद उन्होंने अपनी मूवी में यूज किया, फिर उन्होंने मुझे वो वापस कर दिया, बिकॉज आई डिडंट सेल इट टू देम, आई हैव टोल्ड देम कि आई एम गिफ्टिंग इट टू यू, यूज इट एंड सेंड इट बैक टू मी। तो उन्होंने मुझे वापस भेजा। फिर जब वो वीडियो आई, मैं टीवीएफ की जर्नी बताता हूँ, जब वो वीडियो आई तो टीवीएफ का क्या है, उस टाइम पे इनकी फैन फॉलोइंग काफी थी। तो अभी भी जैसे वो कोई वीडियो लॉन्च करने लगते हैं ना, तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस वीकेंड एक वीडियो आने वाला है, कोई वेब सीरीज का अगला एपिसोड आएगा, तो लोग सुबह सुबह बैठ जाते हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की एग्जांपल ले लो, लोग सुबह सुबह बैठ जाते हैं कि मुझे स्पॉइलर नहीं चाहिए, सबसे पहला मैं ही बंदा देखूंगा। तो लोग ने रिफ्रेश करने लगे थे स्क्रीन को कि कब आएगा कब आएगा। तो टीवीएफ को भी ऐसे, तो उन्होंने जब अनाउंस किया कि ऐसी एक नई वीडियो आ रही है भाई हो करके, सो पीपल गॉट एक्साइटेड। वो वीकेंड था, तो जो टाइम उन्होंने लोगों को कमिट किया था कि इस टाइम पे वीडियो आ जाएगी, वो आई नहीं, उससे आधा घंटा और ऊपर हो गया। फिर इन्होंने अनाउंस किया कि हमारा टेक्निकल ग्लिच है, उसकी वजह से वीडियो ना अगले 2-3 घंटे नहीं आएगी। उन्होंने फेसबुक पे डाला। उस टाइम को भरने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, अपनी वीडियो में से वो स्क्रीनशॉट लिया जिसमें वो बंदा रॉकेट लॉन्चर यूज कर रहा है और उसमें से धुआं फायर निकल रहा है, और उन्होंने मेरे को शाउट आउट किया कि मीट दिस गाय आतमजीत हु हैज क्रिएटेड दिस रॉकेट लॉन्चर विद पेपर फॉर अस। उस दिन मेरे फेसबुक पेज में 1000 लाइक थे, वो उसी दिन 3000 हो गए। एक छोटे से पेज के लिए ऑर्गेनिकली 2000 लाइक आना, वो भी ऑर्गेनिकली, वो भी आपका काम देख के, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मतलब एक तरह का वायरल हो गया था एक दिन के लिए, ठीक है, जो छोटा सा सेलिब्रिटी नहीं बन जाता बंदा, तो वैसा हो गया था। and that is the role of TVF in my life. And then after that I did this project with TVF again. अरुणव कुमार मेरे अच्छे दोस्त बन गए, फिर हमने ये वीडियो बनाया, ये टैंक बनाया मैंने TVF के साथ, द टाइमलाइनर्स के साथ, जो उनकी सब्सिडरी है। ये इसकी वीडियो हम इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेट की ऑन द 70th इंडिपेंडेंस डे एज अ डेडिकेशन टू द इंडियन आर्मी। दिस इज T90 भीष्म अटैक ऑफ द इंडियन आर्मी। तो एक वीडियो है बहुत अच्छा है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, राघव को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये वीडियो इज अ सिग्नेचर वीडियो, जहाँ पे मुझे 3 हफ्ते लगे उनके स्टूडियो में बनाने के लिए। तब मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, तो लैपटॉप मेरा साथ में खुला होता था और साथ में मैं ये करता था सारा दिन। जब काम आता था तो काम करता था, सबसे साथ में वीडियो, मतलब आप इमेजिन करो कि शूटिंग चल रही है, साथ में अपना ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ, वो मैंने मैनेज किया किसी तरह से। तो ये वीडियो आया, ये वीडियो इंडियन आर्मी वालों ने देखा, ऑफ कोर्स ये वीडियो वायरल हो गया, 3 लाख व्यूज आ गए थे उसके फेसबुक पे। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने देखा, फिर उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया, एंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि फिर क्या हुआ। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी के कॉन्टैक्ट के बाद आई क्रिएटेड दिस फॉर देम। दिस इज अ 6.5 feet long tank made out of paper. Wow. For the Indian Army, installed at the Indian Army base. This is the only piece in the world which is of this size and made out of paper. And that's how the journey, you know, TVF की वो एक राघव सुब्बू की कॉल, कैसे मुझे छोटे टैंक बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला, उस अपॉर्चुनिटी से कैसे मुझे ये बड़ा टैंक बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एंड आई थिंक इट्स मेड फ्रॉम पेपर, इट्स ऑल मेड आउट ऑफ पेपर। ये टैंक सिर्फ और सिर्फ पेपर का बना है। इसका भी बहुत अच्छा वीडियो है, मैं इसका भी यूआरएल दूंगा। इस वीडियो पे भी 3 लाख व्यूज हैं फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे भी हैं, तो मैं इसका भी यूआरएल देता हूँ, लोग देख सकते हैं कैसे बनाया मैंने। टाइम लैप्स वीडियो है, 3.5 महीने का फुटेज, 3 मिनट में मैंने टाइम लैप्स करके दिखाया कि कैसे बना ये टैंक। तो I hope I have answered your question. Amazing journey, sir. And sir, audience को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? Sure. एक मैसेज तो मैं अभी दे चुका हूँ, जैसे कि टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज क्लॉक इज टिकिंग। आपको ना डर लगना चाहिए अंदर से कि यार मैंने आज ये 3 घंटे ये जो मुझे मिले थे मैंने वो वेस्ट कर दी, यू नो, या मैंने ये एक पूरा हफ्ता मैंने कुछ नहीं करा अपने लिए, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैंने कुछ नहीं करा। सो वो डर आना चाहिए आपको। एक कदर, जैसे लोगों को पैसे की कदर होती है ना, वैसे लोगों को टाइम की भी कदर होनी चाहिए।
बहुत कम लोगों में टाइम की कदर होती है. लोग पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते. मतलब दे स्पेंड देयर डेज वॉचिंग नेटफ्लिक्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. आपको उससे क्या गेन हो रहा है? ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट जरूरी है, सो यू नो, बट डोंट मेक इट एज अ हैबिट. ट्राई टू स्पेंड टाइम इन डूइंग समथिंग विच विल हेल्प यू इन द फ्यूचर. इन्वेस्टमेंट करो अपने में, अपने खुद में इन्वेस्ट करो. मैं लोगों को अपने फैन फॉलोइंग जो इंस्टाग्राम पे, उनको मैं बोलता रहता हूँ, ज्यादातर यंग लोग ही हैं, यंग बच्चे हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर. सब कुछ फ्री है आज यार. आप 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर फ्री में सीख सकते हो, कोर्सेज फ्री हैं. आप इलस्ट्रेटर सीख सकते हो, फोटोशॉप सीख सकते हो. इन सॉफ्टवेयर की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, आप हर स्टेप पे इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो. यू नो, ट्राई टू लर्न थिंग्स which are free and which just need ask to you to spend some time on. अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम बिताओ, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, नई नई चीजें सीखो. एक टाइम आएगा जब आप उन स्किल्स को इंटीग्रेट कर पाओगे और एक नई चीज बना दोगे. सो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड माय मैसेज इज that they used to say that master of all trades, jack of all trades is master of none. I think it's totally wrong. Jack of all trades is master of everything. आपको you need to know something about everything, तभी आप हर चीज को इंटीग्रेट कर सकते हो. सो ट्राई टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. अपने भी इन्वेस्ट करो. मतलब आई गारंटी यू आफ्टर 5-10 years you will see yourself apart from the world. तो पेपर मॉडल गुरु जो हैं उनका यही कहना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है पहली चीज, और अपने आप पे इन्वेस्ट करना है. अगर ये दो क्वालिटीज, ये दो इंस्पिरेशन, ये जो दो थॉट्स उन्होंने दिए हैं, अगर हम इन्हें सही से अपनी लाइफ में लागू करते हैं तो आज से 10 साल बाद हम अपने आप को एक बहुत अच्छे पोजीशन पे देख पाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आतमजीत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला. थैंक यू राघव, इट वाज माय प्लेजर. थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी. अगर इस वीडियो से हम एक भी इंसान को इंस्पायर कर पाए टुवर्ड्स डिफरेंट न्यू डायरेक्शन, इट वुड बी वर्थ इट. जी बिल्कुल सर. और कोशिश भी जागने टॉक्स में हमारी यही रहती है कि हम जितने आप जैसे इंस्पायरिंग लोग हैं उनसे बात करें और उनकी बातें दुनिया तक पहुंचाएं. दुनिया में ऑलरेडी पहुंची हुई है, बट एक छोटा सा प्रयास, वो कहते हैं ना, अ पेनी फ्रॉम माय साइड. तो ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि मैं खुद भी इंस्पायर हूं और अपने सारे लोगों को भी इंस्पायर करूं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू बडी. थैंक यू. नाइस टॉकिंग टू यू. सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी कहानी इंस्पायरिंग है तो हमें बताएं और हम उनकी कहानी दुनिया को बताएंगे.